Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Good evening सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये है 7th टॉपिक, 1 नंबर निश्चित रूप से और कई सेट्स में, पेपर 2 में तो 2 नंबर में भी, इस बार ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। बेसिकली इंटेलिजेंस से आते ही 2 क्वेश्चन है मैक्सिमम, और ज्यादातर जो है 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन फिक्स है वो क्वेश्चन। इजी सा टॉपिक है और समझना चाहिए आपको। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगेन लेट हैं, बट आज थोड़ा सा और हम स्पीड में करेंगे, क्योंकि बेसिकली गार्डनर से क्वेश्चन पूछता है या आईक्यू टेस्ट से, इन्हीं 2 चीजों पे अब क्वेश्चन आपके आने लग गए। इंटेलिजेंस की जब बात कर रहे हैं तो बाकी किसी तीसरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता नजर आ रहा है इंटेलिजेंस के सेंस में। किसी और थियरी से भी नहीं आता। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थियरीज हैं, बट या तो आईक्यू यानी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, या फिर आपका हार्वर्ड गार्डनर से, दैट्स इट। तो हार्वर्ड गार्डनर से ही 99% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आए। इंटेलिजेंस पे भी 1 क्वेश्चन रेयरली आता हुआ नजर आ रहा है। तो फटाफट से आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पोल में आंसर करेंगे और समझेंगे कि कहानी है क्या। बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। आज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा है, जो सेशन का टाइप है, आपको कलर नजर नहीं आएंगे। देखिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कह रहे हैं 37% लोग। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर, यानी आलोचना क्यों होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा चुका है कि आईक्यू टेस्ट को, जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण है, उसकी आलोचना जो है वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है। आईक्यू टेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि हम जो आईक्यू आईक्यू चिल्लाते रहते हैं कि हाय रे आईक्यू, सब कुछ आईक्यू ही है इंटेलिजेंस में, इस चीज को आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मान रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। तो अगर हम बात करें, पहले तो आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि आईक्यू दिया किसने था। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय जो है बुद्धि लब्धि का, वो किसने दिया, तो वो आप कमेंट में बताएंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि कहानी है क्या। इंटेलिजेंस कोशेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? बीइंग कंसीडरेट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इसमें आपने क्या लगा दिया, रटा रटाया जवाब जो हम जनरली देखते हैं, वो हमने इसमें जल्दीबाजी में आंसर कर दिया 41% लोगों ने, जिनका आंसर एकदम गलत है। ए ऑप्शन को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। सारा खेल लैंग्वेज का है, पेडागोजी में, है ना, कि आप समझ पा रहे हैं पढ़ के या नहीं। सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। अगर सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते होते, या ध्यान में जो चीज रखती है वो क्रिटिसिज्म थोड़ी हो सकता है। वो तो बढ़िया पॉजिटिव बात हो गई ना, कि अगर सांस्कृतिक विविधता को, कि अमेरिकन कल्चर के लोग अलग तरह से इंटेलिजेंट होंगे, चाइना में कुछ और इंटेलिजेंस हो सकता है, इंडिया में कुछ और मतलब हो सकता है बुद्धि का या हमारे मानसिक क्षमताओं का। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर आपका एक टेस्ट ध्यान में रख पा रहा है, वो अच्छी बात है। जबकि ये कल्चरली बायस होते हैं ज्यादातर टेस्ट, कि अमेरिकन के लिए अगर कोई टेस्ट बना हुआ है, ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से डिजाइंड होते हैं आईक्यू टेस्ट। तो ये तो इनकी प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी का ध्यान कुछ खास रख नहीं पाते हैं। बहुत कम टेस्ट हैं, जैसे वो रावंस मैट्रिक हो गया आपका, रेवंस मैट्रिक, जिसको हम क्या कहते हैं कि कल्चर फ्री टेस्ट है, कि कल्चर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी व्यक्ति किसी भी कल्चर का दे दे सेम रिजल्ट आएगा। जबकि ज्यादातर टेस्ट में क्या हालत है कि वेस्टर्न कल्चर्स की तरफ बायस्ड हैं वो, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बायस्ड हैं वो टेस्ट, या फिर मान लीजिए एक ब्रिटिश व्यक्ति या वहां का व्यक्ति अगर कुछ जिस कंट्री के हिसाब से वो टेस्ट बनाए वो दे तो ज्यादा स्कोर आएगा, हम देंगे तो शायद कम आएगा। तो ये तो इनके साथ एक प्रॉब्लम है ना। ये क्रिटिसिज्म नहीं है कि कंसिडरेट है कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, अगर होते तो ये तो पॉजिटिव बात हो जाती। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, यानी बुद्धि क्या है, बहुत सारी क्षमताओं का एक समूह है, जो कि फैक्ट है, सही बात है। वो क्षमताएं क्या हो सकती हैं? आपकी रीजनिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी अडेप्ट करने की एबिलिटी, है ना, कुछ केसेस में लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होने की एबिलिटी। तो ये बात तो सही है कि क्षमताओं का एक समूह है। सी ऑप्शन है, इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, यानी आईक्यू टेस्ट को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है आईक्यू टेस्ट या टेस्ट देते समय, एनवायरमेंट का भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा जिस एनवायरमेंट से आप आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यही इसका सही उत्तर है। चीटिंग मत करना, आप गलत जवाब दे चुके हो सारे के सारे। कंसीडरिंग सोशल फैक्टर्स इन मेजरिंग मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल्स, ये कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, बाकी तीनों ही बातें पॉजिटिव हैं। जो सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव बात होगी, क्रिटिसिज्म थोड़ी हो जाएगा। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं आईक्यू टेस्ट, ये बात एकदम सही है कि भाई जिस एनवायरमेंट से बच्चा आ रहा है, जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बच्चा आ रहा है, फैमिली की इनकम क्या है, उस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा आईक्यू पे। बायोलॉजिकल प्लस जो सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, तो लॉन्ग रन में पड़े चाहे, लेकिन पड़ता है। तो बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस इनकम ग्रुप से, क्या कल्चर है,
किस तरह की सुविधाएं वहां, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। लेकिन ये आईक्यू टेस्ट सबको इग्नोर कर देते हैं और बस चुपचाप से एक नंबर निकाल के दे देते हैं कि यही है इंटेलिजेंस। तो ये बात यहां गलत हो गई, बाकी बातें सही थी। यही इसका एक क्रिटिसिज्म है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो ये नकार देते हैं कि एक व्यक्ति है जो अमेरिका में है, एक व्यक्ति है जो भारत में है, एक व्यक्ति है जिसके पास सारी चीजें हैं, तो उसकी संतान ऑफ कोर्स ज्यादा बेहतर कर पाएगी, मतलब संभावना ज्यादा है ना, वो डायरेक्शन डिस्ट्रैक्ट हो जाए बात अलग है। तो बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ, कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को ये इग्नोर कर देते हैं कि जिस एनवायरमेंट में बच्चा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा इससे पहले अच्छा दे दिया है पोल, नहीं दे दिया तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर कीजिए। इतने मैं आपको आईक्यू के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं। ये तो हमारा आज का डिस्कशन है बैच में। आईक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस कोशेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है किसने, बताएगा कोई, किसी का मन कर रहा है? विलियम स्टर्न ने। स्टर्नबर्ग नहीं है, स्टर्नबर्ग अलग व्यक्ति है जिन्होंने इंटेलिजेंस पे थियोरी दी है, स्टर्न ने, ठीक है, 1912 में, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1908 के आसपास है, आई थिंक मैंने कहीं लिखवाया होगा आपको, कभी और इंटेलिजेंस की चर्चा होगी तो देख लेंगे एक बार, ईयर को थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना, ईयर जनरली आता नहीं है, मेरे ख्याल में 1912 ही है। विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करके दिया है। फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा कर देते हैं 100 से। तो अगर आईक्यू निकालना है तो मान लीजिए मानसिक आयु, जिस लेवल पे मेंटल एबिलिटी बच्चे की दिमाग काम करता है उसका, वो है 18 साल, और जितने साल का वो है क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु वो है 15 साल। 100 से गुणा कर देंगे, आईक्यू निकल करके आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करके किसने दिया, ये दिया आपका लुई टर्मन ने 1916 में। सही बता रही हूं मैं आपको, कोई गलत नहीं है, 1912 की है वो, 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 1905 की जो आप बात कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट आया था एल्फ्रेड बिने के द्वारा। 1908 में, जिसकी मैं बात कर रही थी, 1908 में मेंटल एज दिया था एल्फ्रेड बिने ने। ये सब चीजें अलग अलग दी गई हैं। ये मेंटल एज एल्फ्रेड बिने ने दिया 1908 में। अगर हम बात करें, क्रोनोलॉजिकल पहले से होता था, क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि वास्तविक आयु तो हमेशा से ही है ना। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो संप्रत्य दिया वो स्टर्न ने, जो फॉर्मूला रिवाइज करके दिया वो टर्मन ने। थर्स्टन है कि टर्मन है, दिमाग थोड़ा सा मेरा, हाँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लुई टर्मन ही है, थर्स्टन का अलग है वो सिद्धांत। लुई टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड के अंदर ये फॉर्मूला दिया रिवाइज करके। और तीसरी एक चीज है आपकी, ये जो कहानी है हमारी मेंटल एज की, तो मेंटल एज 1908 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा, और पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट एल्फ्रेड बिने के द्वारा, ठीक है ना। हाँ, टर्मन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ओके डन। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस, ये आपका टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आएगा, बट क्योंकि ये इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हुआ है ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसको समझ लेते हैं। गिफ्टेडनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता बतानी है। गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड से मतलब ही है कि गिफ्ट मिला है, जैसे गॉड गिफ्टेड काइंड ऑफ, कि किसी भी एक क्षेत्र में विलक्षण होगा, विलक्षण बुद्धि, या फिर हम कहेंगे एक्सेप्शनल होगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो गिफ्टेडनेस का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता पहचाननी है हमको। लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं, आप लोग इसमें सही उत्तर दे रहे हैं। हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, गिफ्टेड उसको कहेंगे जिसमें उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमताएं हैं, जिसका मानसिक स्तर बाकी बच्चों से कहीं ऊपर है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो 130 प्लस आईक्यू, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें एज पर एनसीईआरटी, तो 130 प्लस आईक्यू जिस बच्चे का है, हम उसको कहेंगे कि वो गिफ्टेडनेस की तरफ जा रहा है या गिफ्टेड है। 90 से 110 जो है वो एवरेज आईक्यू होता है। 90 से 110 जो है वो एवरेज आईक्यू होगा। इसमें 3 चीजें हैं जो टेबल में आप ध्यान रख सकते हैं, पूरी टेबल ना भी याद रखें तो। एक तो जिसका आईक्यू बिलो 70 है तो उसको समस्या है, ये मानेंगे, वो बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल बिलो 70 प्रॉब्लम है, 70 बॉर्डर लाइन होता है। 92 प्रॉब्लम है, 90 to 110 एवरेज बच्चा, औसत दुनिया में आधी आबादी एवरेज ही है आईक्यू के हिसाब से, 90 से 110 ही आईक्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें 130 प्लस आईक्यू है, दैट मींस गिफ्टेड की तरफ गया बच्चा, गिफ्टेड है, ठीक है। ये 3 जरूरी हैं। 0 to 25 में मूड कहते हैं, बिल्कुल। तो ये 3 बातें हैं। आईक्यू टेबल है टर्मन की ही, जिसके द्वारा मैं ये बात कर रही हूं। तो जो बच्चा गिफ्टेड है उसकी मानसिक क्षमता
इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो हायर लेवल की होगी, क्रिएटिविटी की कमी नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल इंपेयर्ड होंगी नहीं, ज्यादातर ये देखा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स आइडियाज, ये तो एकदम बकवास बात हो गई है ना, कि अगर गिफ्टेड है बच्चा तो कम्युनिकेशन स्किल खराब ही होंगी, खराब हो सकती है बट होंगी ही, ये कहना गलत है। टेंडेंसी दूसरों को कॉपी करने की नहीं, वो इनोवेटिव होगा। 3 चीजें बताई हैं रेंजोली ने, जिसके आधार पर क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं गिफ्टेडनेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। रेंजोली ने कहा है, रेंजोली एक व्यक्ति हैं जिनका एक 3 सर्कल मॉडल है, किसको लेके, गिफ्टेडनेस को लेके। 3 रिंग कह लीजिए इसको, सर्कल भी नहीं, 3 रिंग मॉडल है, जैसे आपके वो ओलंपिक्स में नहीं होते हैं रिंग, ठीक। ACC से मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, ACC, सीमेंट आता था ना पहले, ACC यानी हायर एबिलिटी, क्षमता ज्यादा होती है इनमें, मानसिक क्षमता जो है, हायर मेंटल एबिलिटी, हायर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ज्यादा होती है, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा होती है गिफ्टेड बच्चे में, और हायर कमिटमेंट लेवल। कमिटमेंट मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आसानी से गिव अप नहीं करते चीजों पे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये 3 रिंग जिसमें कॉमन है वो गिफ्टेड है, तो जो यहां पे कॉमन होगा वो गिफ्टेड कहलाएगा। इसमें इन्होंने आईक्यू के बारे में ना बात करके, मतलब आईक्यू ज्यादा है, हायर एबिलिटी 130 प्लस आईक्यू मान लीजिए आप, हायर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ज्यादा है बाकी बच्चों से, और कमिटमेंट भी ज्यादा है, किसी कार्य के प्रति डटे रहने की क्षमता। तो ये ACC जरूर याद रखना होता है, इससे एक क्वेश्चन आपका हर हालत में सॉल्व हो जाएगा। तो A ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिविजुअल्स विद डैश आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स एंड रिदम्स दैट में मिस। मतलब क्या है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। मतलब किस प्रकार की बुद्धि होगी, जो लोग जो पिचेस हैं, पिचेस समझते हैं, टोन्स, पिचेस, हाई पिच पे बोल रहा है कोई, थोड़ा सा तेज आवाज में, कोई लोअर पिच पे बात करेगा, टोन में उतार चढ़ाव होता है, इंटोनेशन बोलते हैं आवाज में उतार चढ़ाव को, है ना। रिदम्स, रिदम आप म्यूजिक सुनते होंगे, नोट्स होते हैं, जिनको ज्यादा शौक होता है म्यूजिक का तो नोट्स होते हैं, वो कई लोग होते हैं जिनको धम धम पसंद होती है, सिर्फ बेस चाहिए उनको, तो रिदम्स है ना, हाँ शौर्य को। दैट अदर में मिस, यानी दूसरों को शायद वो टोन, जैसे अभी हम कल परसों हमारी नई कार आई है तो हम गए हुए थे, निशा साथ में ही थी, तो कोई गाना था तो वो उसका म्यूजिक सिस्टम कंपेयर टू जो हमारी पहले वाली गाड़ी है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कमजोर है, ये कहेंगे हम, अच्छा है वैसे। तो हम वही बात कर रहे थे कि यार ये मनाली ट्रेंस सॉन्ग है, आपको बताइए कि यार ये बीट्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ये वाला म्यूजिक सिस्टम, ये शोर मचाने के लिए बढ़िया है, पंजाबी गाने चलाओ इसमें, लेकिन अगर आपको एक एक नोट चाहिए तो वो थार में मजा नहीं आएगा, उसके लिए नया सिस्टम लगवाओ, या तो या ऑडियो में जाके सुनो, या किसी और जो भी आपके पास अच्छा सिस्टम हो। तो बेसिकली जिनको म्यूजिकल इंटेलिजेंस है जिनके अंदर, वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जो स्पेसिफिक पिचेस होती हैं, हाई और लो, नोट्स हो गए, रिदम्स हो गए, टोन हो गया, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव आवाज में, तो किसके अंदर होगी ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना। मैं ये नहीं कह रही म्यूजिकल इंटेलिजेंस मेरे अंदर वो वाला हो गया AR रहमान वाला, मतलब वेरिंग डिग्रीज में हो सकता है ना, सब में अलग अलग बुद्धि का प्रकार, खिचड़ी है हम लोग तो वैसे भी, ठीक। तो ये क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत में बुद्धि, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में पाई जाएगी उसमें साउंड को लेकर के सेंसिटिविटी होगी, म्यूजिकल रिदम्स को लेकर के सेंसिटिविटी होगी, टोन, ये सारी चीजों को ज्यादा वो अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएगा या कंपोज कर पाएगा, म्यूजिक को बनाना, समझना, ये सब चीजें आएंगी। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में मजाक से हटके अगर हम देखें, AR रहमान, लता मंगेशकर जी, या जो लोग कंपोज करते हैं म्यूजिक को वो लोग, इवन जो डीजेस भी आप देखते हैं आजकल पार्टी में, उनमें भी कुछ हद तक बाकियों से ज्यादा म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है ना। तो लॉजिको मैथमेटिकल लोग तो मैथ्स में अच्छे होंगे, बॉडी काइनेस्थेटिक ये स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, इंटरपर्सनल लोगों के साथ डील करने में अच्छे होंगे। ऐसे कांग्रेचुलेशन मत लिखो, उसमें ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, अभी गई हुई है वर्कशॉप में, तो नई गाड़ी लाया उसी में दिक्कत, इसलिए हमने अभी व्लॉग भी नहीं डाला है और फोटोज भी नहीं डाले हैं, ठीक। संगीत में बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डांसर्स, एथलीट्स, ये बेसिकली बात किसकी हो रही है, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूं जिनको नहीं पता है, जो नए जुड़े हैं। हावर्ड गार्डनर एक व्यक्ति हैं, इनसे एक क्वेश्चन हर हालत में आपके पेपर में आता है सीटेट के, और बाकी जगह भी देखने को मिलता है, अभी जीवित हैं गार्डनर। तो अगर हम बात करें, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ है, अमेरिकन है बेसिकली, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अपने 90s में है, अभी रिसेंटली बेंड्यूरा की डेथ हुई थी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और इसमें 8 प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने कहा है अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है लोगों में, आईक्यू में मत बांटो, आईक्यू कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह को काफी
खराब कहा, और ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड एबिलिटी है। इन्होंने कहा अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में इंटेलिजेंस हो सकती है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, तो ये आईक्यू को नहीं मानते, वहीं से एक क्वेश्चन निकल के आया था। ठीक, अगर हम सचिन तेंदुलकर को लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी के बेसिस पे जज करेंगे तो शायद हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर हम कहेंगे उनको मैथमेटिशियन होना चाहिए, जबकि उनमें क्या है, उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन है भाई। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डांसर्स, एथलीट्स एंड एक्टर्स possess high dash as per हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी। बताइए, फटाफट से बताइए। कोई कह रहा है ऑफलाइन एग्जाम के लिए सिटी चेंज होने का कोई चांस नहीं है क्या? उज्जवल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका देंगे, फिर उसमें कई दिन तक समस्याएं रहने वाली हैं। ये अपने आप ही रैंडमली मिल जाएगा आपको, आपकी सिटी के आसपास जो भी आपने सेंटर भरा होगा। लेट्स सी, बाकी अगर 1% ऐसा कुछ हुआ तो बता ही दिया जाएगा, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा। सी ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं, यानी डांसर्स, एथलीट्स एंड एक्टर्स पोजेस हाई डैश एज पर हार्वर्ड गार्डनर। स्पेशल इंटेलिजेंस होती है डांस करने वाले लोगों में, एथलीट्स में, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर हैं, विराट कोहली हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, साइना नेहवाल, है ना, और भी हम कितने भी, अभी पहलवानों की बात चल रही थी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनमें भी किस एथलीट हुए ना, वो भी एक तरह से, तो उनमें भी ये इंटेलिजेंस पाई जाएगी। एंड एक्टर्स में भी, एक्टर्स में क्यों? क्योंकि वो डांस भी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें परफॉर्म भी कर रहे हैं, स्टंट भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, बॉडी से काम हो रहा है, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ठीक, स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, भाई थोड़ी बहुत मात्रा में इन सब की जरूरत होगी, लेकिन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बिना काम नहीं चल पाएगा। आप डांसर नहीं हो सकते यदि आप अपनी बॉडी को पूरा मैनिपुलेट करना नहीं जानते हैं, या जिम्नास्ट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, है ना, नोरा फतेही मतलब देना है कोई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। हाँ, कोई लिख रहा है सपना चौधरी, सब जो भी लोग डांसर हैं, एक्टर्स भी हैं, इवन एथलीट्स हैं, डांसर्स हैं, मतलब जो भी बॉडी से कुछ भी कर रहे हैं, जिम्नास्ट हैं, स्विमर्स हैं, तो ये चाहिए होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब उनमें है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, यानी बॉडी को मैनिपुलेट करने की क्षमता है उनमें, वो बॉडी से काम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप इज नॉट प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर इन हिज थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? मैंने आपको बताया 8 प्रकार की बुद्धि की बात हुई है तो इससे भी ज्यादा आज के समय में, लेकिन आपको 8 ही मानने हैं। उसका रीजन है एनसीईआरटीज आपकी 8 को ही अभी तक कंसिडर करती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा में बहुत आगे नहीं जाना है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने ये थियरी ना देखी हो सर्च कर लीजिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हिमांशु सिंह या हार्वर्ड गार्डनर, लेट्स लर्न, कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी। सी ऑप्शन 83% लोग कह रहे हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट प्रपोज्ड बाय गार्डनर, यानी किसी और का है वो टाइप। इन्होंने एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके 1983 में, जिसमें ये 7 प्रकार बताए थे शुरुआत में बुद्धि के, फिर बाद में 8 हो गए, 9, 10, 11 हुए। चलिए खैर, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल ये है, गार्डनर वगैरह में पाई जाएगी। गार्डनर मतलब जो माली हैं या फिर फार्मर हैं, जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन सब में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, है ना। या फिर इवन जो डॉग लवर, कैट लवर, ये सब भी एनवायरमेंट को ही, उनमें मतलब एनवायरमेंट को लेके ज्यादा प्यार है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं उनमें भी है। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल होती है जो स्पेस से संबंधित हो, दिशाओं को लेकर के ज्ञान, है ना, मूर्तिकार वगैरह हो गए। कॉम्प्रीहेंशन इंटेलिजेंस की बात कोई भी गार्डनर ने अलग से नहीं की, ये किस में आ जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका, कि आप भाषा को समझ अच्छा पाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है एक दूसरे को समझने में बेहतर होना। इसका मैं अभी से आपको एग्जांपल्स इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर आपको पहले से पता लग जाएगा जवाब क्या देना है, इसलिए मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही। तो आंसर क्या हुआ उसका भाई? उसका सिंपल आंसर है कॉम्प्रीहेंशन इंटेलिजेंस, ये 8 प्रकार में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बताइए। स्क्रीन क्लियर नहीं है यार, यहां से क्लियर है, आप अपने एंड पे ना सेटिंग का ऑप्शन होता है, फिर उसमें सेटिंग वाले बटन पे टच करोगे, ऑप्शन पे, फिर जाओगे, क्वालिटी 480p दिखा रहा है, देखो मुझे भी, और मुझे 480 में भी क्लियर दिख रहा है, तो 1080p कर लो उसको, तो एकदम क्लियर दिखेगा, है ना, एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक, जितना क्लियर मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ आप देख पाएंगे। देखिएगा एक बार, बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। लाइक शेयर करना आजकल आप भूल जाते हैं, और मैं भी थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ डिस्कशन में। देखिए सी ऑप्शन, the capacity to detect and respond appropriately to the moods, motivations and desires of others। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, others,
दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की अभिप्रेरणाओं, दूसरों के मूड, मिजाज कैसा है, अभी पापा गुस्से में होंगे, है ना, आज पापा का मूड अच्छा है तो इस हिसाब से बात कर लो, बेटा फोन चाहिए नया तो जाके मक्खन मक्खन लगा दो, है ना। ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, जो निशा मेरे साथ करती रहती है अक्सर, है ना। तो ये क्या है, तो ये डिजायर्स, दूसरों की डिजायर्स को, दूसरों की इच्छाओं को समझ पाना, दूसरों की मोटिवेशंस, कौन किस बात से मोटिवेट होगा, है ना। जैसे हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं, कई बार मीटिंग्स होती हैं, कई बार ऑफर्स आते हैं बहुत सारे, तो सामने वाले लोग बहुत कोशिश करते हैं कि यार इस बात पे, तो सामने वाले की मोटिवेशन क्या है, लोगों की, ज्यादा लोगों की मोटिवेशन पैसा है, तो अब वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बात आती है, फिर अंत में जो है चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि वो सही जगह पिच नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पैसे से कोई दुश्मनी है, बट वो मुख्य चीज नहीं है। देखिए, तो अगर हम बात करें, डिजायर्स ऑफ अदर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। इंट्रा में तो अदर्स की बात नहीं होगी, सेल्फ की बात होगी। अगर यही पूरा क्वेश्चन एज इट इज होता, बस डिजायर्स ऑफ सेल्फ लिख लेते, यानी खुद की इच्छाएं, खुद के मूड, खुद के मोटिवेशन को समझ पा रहे हैं अगर, तो वो इंट्रापर्सनल है। अगर दूसरों को समझने में अच्छे हैं तो इंटरपर्सनल, जैसे इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, मतलब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं में, इंट्रा मतलब सेल्फ। काइंस्थेटिक होता है बॉडीली काइंस्थेटिक, दौड़ना, भागना, स्पोर्ट्स, डांस। इंटरपर्सनल इज द राइट वर्ड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट वर्ड, या राइट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक जो है वो गार्डनिंग से संबंधित होगा, तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक होगी तो अंदर, ये क्या है, अंतर्व्यक्तिक, ठीक है, क्या है, अंतर्व्यक्तिक। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी। कह रहा है आपकी निशा से दुश्मनी है, कोई तो कह रहा है भाई, सौम्या कह रही है नहीं दुश्मनी नहीं है, अभी आपने टांग खींचना नहीं सीखा है दोस्ती में, फिर है अगर आपको इतनी बातों पे दुश्मनी लग जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट। इसलिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो या आपको पहले से जवाब ना मिल जाए। अहमद एक व्यक्ति है, बच्चा है, जो भी है, इंसान है, वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट समझते हैं भाई, मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता बनना है उसको, काउंसलर बनना है, लोगों की मदद करनी है ना। कल को आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ईश्वर ना करे हो, बट हो जाएगा या हो सकता है, जैसा आजकल के माहौल और हालात हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का आपको परामर्शदाता बनना है, मनोपचारक बनना है, एक काउंसलर बनना है, ताकि आप लोगों को सलाह दे सकें। अच्छा रवि, मैं एक बार बात करती हूँ टीम से। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हिज टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस हिज। तो एक बच्चा अहमद, उसके टीचर्स को किस तरह के अवसर उसको प्रदान करने चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि जो बच्चा चाहता है वो बन पाए, यानी साइकोथेरेपिस्ट बन पाए। तो साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स जाएंगे उनके पास, है ना। अब वो वहां जाके अपने सारे दुखड़े भी रोएंगे। मूवी याद कीजिए, डियर जिंदगी, है ना, शाहरुख खान, आलिया भट्ट। अब एक आलिया भट्ट क्लाइंट को उसमें दिखाया है, और भी क्लाइंट्स होंगे, तो वो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग जा रहे होंगे, अलग अलग डिजायर्स रखने वाले लोग जा रहे होंगे, अलग अलग मोटिवेशंस रखने वाले लोग जा रहे होंगे, अलग अलग टेम्परामेंट के, मिजाज के लोग जा रहे होंगे। तो साइकोथेरेपिस्ट को क्या आना चाहिए, लोगों के साथ डील करना, है ना, लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, यानी और सिर्फ डील करना नहीं कि कुछ भी मैनिपुलेट करके चल जाएगा काम, आपको दूसरों के इंटरेस्ट, मोटिवेशंस, डिजायर्स, इन सबको समझना आना चाहिए, यानी दूसरों को समझना आना चाहिए। तो इसमें कौन सी बुद्धि लगेगी, इंटरपर्सनल, दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, लोगों को समझने की बात होगी, अदर्स को समझने की बात होगी, तो जवाब हमेशा इंटरपर्सनल होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा। अंतःवैयक्तिक होता है सेल्फ, खुद को जानना। फिलोसोफर बनना है तो हम कह सकते हैं इंट्रापर्सनल चाहिए, है ना। कोई सेल्फ डिस्कवरी मंक बनना है तो हम कहेंगे इंट्रापर्सनल चाहिए, भाई ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस होती है स्थान से संबंधित, जो आपके आर्किटेक्ट्स वगैरह में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पता ही है आपको, नेचुरलिस्टिक गार्डनिंग हो गई। तो सही उत्तर है डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी कि कौन सा एक लक्षण नहीं है गिफ्टेड बच्चे का। गिफ्टेड बच्चा कौन है, जो ज्यादा मानसिक बुद्धि या मानसिक क्षमता रखता है अपनी एज के बच्चों से, उसकी मानसिक क्षमता, उसका आईक्यू ज्यादा है। अभी बताया था 130 प्लस, या हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट है, या फिर और इनके और बहुत सारे लक्षण होते हैं। वोकैबुलरी इनके पास ज्यादा होती है अपनी एज वालों से, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, अपने से ज्यादा एज वालों के साथ दोस्ती करते हैं, जल्दी पढ़ना, जल्दी समझना सीख जाते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके, ज्यादा क्यूरियस होते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग
कि कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, तो स्लो इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही जवाब, 93% लोग दे रहे हैं। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, भाई जिसकी एबिलिटी हाई है, हायर एबिलिटी, अबव एवरेज एबिलिटी है जिसकी, उसको जानकारी को प्रोसेस करने में समय नहीं लगता, बल्कि ये तो इतनी जल्दी प्रोसेस करते हैं कि बोर हो जाते हैं यदि ज्यादा इजी टास्क हो तो स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड का नहीं हो सकता, ये स्लो लर्नर का हो सकता है, एवरेज इंटेलिजेंस का हो सकता है। अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये उच्च स्तर की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस इनको आसानी से कर पाते हैं। हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स, मतलब कमिटमेंट होती है, हाई कमिटमेंट, वही बताया था ना अभी, हाई कमिटमेंट होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हटते नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी वाला एग्जाम्पल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना बात। तो लेकिन स्लो नहीं होंगे प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन को, ये जल्दी सीखते हैं किसी भी चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, बताएंगे, देखेंगे। द एबिलिटीज इन डैश इंक्लूड मैनिपुलेटिंग इमेजेस, ग्राफिक स्किल्स एंड रीजनिंग, एनीथिंग दैट वुड इंक्लूड मोर देन 2 डायमेंशंस। ध्यान से समझिएगा, 2 डायमेंशंस यानी 3D में समझने की क्षमता है व्यक्ति में, जो सामने नहीं है उसको भी वो दिमाग में इमेजिन करके एक मैप पे बना सकता है, घर का नक्शा बनाना हो, है ना। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं जो आपको दिखाएंगे, देखेंगे आपका घर या कोई भी स्पेस, और उसको कुछ का कुछ बना के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इमेजिनेशन है, वो ग्राफिक स्किल्स है उनके ब्रेन में, वो रीजनिंग पावर है, किस स्पेस में क्या लगना चाहिए, कहाँ पे गमला रखेंगे, कहाँ पे झाड़ू रखेंगे, है ना। या फिर मान लीजिए कोई कार का ही जो भी नक्शा बनाने, किसी ना किसी ने तो वो डिजाइन की होगी ना, डिजाइनर है अगर कोई, ग्राफिक स्किल्स वो चाहिए ना। एक जो आप ये स्क्रीन पे देखते हैं कोई अच्छी इमेज बनी हुई, तो उसके लिए भी कोई ग्राफिक डिजाइनर लगा होगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है लॉजिको मैथमेटिकल कह रहे हैं कई लोग। यार ग्राफिक स्किल्स है, इमेजेस को मैनिपुलेट करने की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि लॉजिको मैथमेटिकल हो गया। भाई रीजनिंग तो इनको भी चाहिए भाई, 2 डायमेंशन से ज्यादा की बात हो रही है। अब ये सिर्फ एक वर्ड रीजनिंग आ गया इसलिए लॉजिको मैथमेटिको मत लगा दो। जब तक यहाँ रीजनिंग मैथमेटिकल की बात नहीं होती, आप बाकी पूरी लाइंस भूल गए, सिर्फ एक वर्ड पे चले गए कि एंड रीजनिंग। तो तर्क तो भाई ग्राफिक स्किल में भी चाहिए, इमेजेस को चलो उसमें तो उतना नहीं चाहिए मैनिपुलेट करने में, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट करने में ये वाली इमेज यहाँ नहीं यहाँ लगेगी, ये भी तो रीजनिंग लगेगी इसमें। अगर आप एक अच्छा सा पोस्टर भी बना रहे हैं तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे ना ये वाली चीज यहाँ नहीं यहाँ आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग तो प्रयोग हो ही रही है। ग्राफिक स्किल्स हो गई, 2 डायमेंशंस के बियॉन्ड सोचना, यानी ये बिल्डिंग बन के ऐसी लगेगी अभी खाली जमीन है, ये क्या है, बुर्ज खलीफा बनाया होगा किसी ने, भाई 2 डायमेंशंस के अराउंड सोचा तो होगा ना पहले से। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है, जो आपके आर्किटेक्ट्स में होती है, आपके मूर्तिकार स्कल्पचर्स में होती है, ठीक है ना। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, लॉजिको मैथमेटिको। अब आप रीजनिंग वाली बात से इसको जोड़ देना है वो गलत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन और किस तरफ जा रहा है। भाई ऐसे तो पायलट में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी चाहिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक भी चाहिए और स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो आप स्पेशल नहीं लगा देंगे अगर दोनों लिखे हो, तो फिर आपको बॉडीली काइनेस्थेटिक लगाना है, क्योंकि अगर पायलट के पेट में दर्द हुआ तो स्पेशल इंटेलिजेंस रखी रह जाएगी। मतलब समझ पा रहे हो ना बात को। तो एक मेजर लक्षण होगा किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, वो मेजर चीज ढूंढनी है आपको उस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर रिसेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, IQ टेस्ट आर नॉट एप्रोप्रिएट टू असेस एन इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस बिकॉज दे आर ऑफन, यानी बुद्धि के समकालीन संप्रत्यों के अनुसार, यानी आज के समय पे यह एक धारणा निकल करके आ रही है कि बुद्धि लब्धि जो परीक्षण है, जो IQ के टेस्ट हैं, वो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रॉपरली बहुत बढ़िया नहीं मान रहे हैं हम इनको, कि प्रॉपरली असलियत में नहीं जान पा रहे हैं, IQ टेस्ट रियल में नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या उसके अंदर क्षमताएं होंगी व्यक्ति के अंदर। इसका रीजन क्या है, अभी शुरुआत में ही बात की थी, ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो कल्चरली बायस्ड हैं या वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुके हुए हैं। कल्चर फ्री टेस्ट बहुत कम है, जैसे रेवंस मैट्रिक्स एक टेस्ट है जो पेपर में आता भी है, वैलिड है, रिलायबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सारी बातें ठीक है, बट इसका एक रीजन है कि वो क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कल्चरली बायस है। जिस संस्कृति के लिए, मान लीजिए अगर आप भारत के संदर्भ में एक टेस्ट बना रहे हैं तो कौन उस पर अच्छा स्कोर करेगा, अमेरिकन बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है यहाँ किस तरह की चीजें होती हैं, वो कॉन्सेप्ट्स उसके लिए उतने फैमिलियर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, फीलिंग्स एंड मूड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों यानी दूसरों के इमोशंस, अदर्स लिखा है ना, सेल्फ लिखा हो तो आंसर बदल जाएगा, अदर्स लिखा है, दूसरों के इमोशंस, संवेग, उनकी भावनाएं, उनकी मनोदशा को समझने की क्षमता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर, इससे आसान जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि इंट्रापर्सनल में सेल्फ, खुद को समझने की क्षमता है,
आप थेरेपिस्ट बन रहे हैं, काउंसलर बन रहे हैं, नेताजी भी बन रहे हैं अगर, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है ना, लोगों को समझने की क्षमता चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो लिंग्विस्टिक यहाँ सेकेंडरी हो जाती है। फिर कई लोग कहेंगे बात करना भी तो आना चाहिए, वो उसमें सब कुछ आ जाएगा फिर इंटरपर्सनल में। अजर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक है अजर्शन, दूसरा है उसका रीजन। कथन क्या है, टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। यानी टीचर्स को स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट जो बने बनाए आ रहे हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत को यूज करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट कैन प्रोडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। जो स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट हैं वो एक्यूरेटली इंटेलिजेंस को प्रोडिक्ट कर देते हैं। अभी हमने बात की थी कि एक्यूरेटली प्रोडिक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें कल्चर बायसनेस को फ्री कर देना चाहिए, जबकि स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट में कल्चर बायसनेस है स्टिल। तो ये दोनों ही बातें सही नहीं है, क्या है, फॉल्स है, गलत है। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करते, आईक्यू के तो खिलाफ बात जा रही है आजकल। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडिविजुअल्स हैविंग हाई डैश हैव सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी। अब उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया, सिंपल, इसका पोल मत दो, तुम लेट करोगे, ठीक है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिंपल है ना। आज आदि पुरुष देखने जाना है, सह परिवार। देखिए एक बार, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत में बुद्धि। जमाने हो गए, मुझे लग रहा है हम तीनों तो गए ही नहीं आज तक एक भी मूवी, मैं शौर्य दीदी वो दोनों गए हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, ये सब संगीत में बुद्धि, ठीक, इसी में आएंगे, लिंग्विस्टिक में नहीं आएंगे। लिंग्विस्टिक से मत जोड़ो ना, क्योंकि लिंग्विस्टिक में टोन, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुई है। इंडिविजुअल्स हैविंग हाई डैश हैव सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, दोनों तरफ ले जा सकता है यार इसको, लय, ताल, स्वर, माधुर्य, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, इसमें आप लगाओ म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, डिपेंड करेगा पेपर पे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूछा है ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भी फिट हो जाएगा और ये आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में भी फिट हो जाएगा। बट 99.9% चांस है कि इसका जवाब है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही देंगे। दोनों सही कभी नहीं मानते ये लोग, तो म्यूजिकल के साथ ही जाएंगे हम अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, आईक्यू टेस्ट आर ऑफन क्रिटिक्ड फॉर, यानी इनकी आलोचना क्यों होती है आईक्यू टेस्ट की, बताइए फटाफट से। देयर एबिलिटी टू मेजर अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स, बहुत स्किल्स को मेजर कर लेते हैं। हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बायस, जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रति ज्यादा झुके हुए हैं। कंसीडरिंग सोशल इन्फ्लुएंस, अगर ये सब कर पाते, ये इन्फ्लुएंस को कंसीडर कर पाते तो इशू नहीं रहता, फिर अलग अलग देश के लिए अलग बन जाते। ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन पे इमोशन का ज्यादा प्रभाव है, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है बल्कि ये ध्यान में भी नहीं रख रहे इमोशंस को। तो आंसर क्या है, हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बायस। इसलिए क्रिटिसाइज या आलोचना हो रही है आईक्यू टेस्ट की, क्योंकि ये एक कल्चर बायस रखते हैं ज्यादातर आईक्यू टेस्ट। एक आध टेस्ट को छोड़ दें जो आपका रेवेंस मैट्रिक टेस्ट है, तो ये ज्यादातर जो है वो कल्चर बायस रखते हैं। तो यही एक रीजन है कि बुद्धि पर प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित हैं ज्यादातर आईक्यू टेस्ट। कि अगर एक व्यक्ति जो अमेरिकन है या फिर वेस्टर्न कल्चर से आता है, उसका स्कोर ज्यादा ही देखने को मिलेगा जनरली किसी और कंट्री के व्यक्ति से या रेस के व्यक्ति से। उसका रीजन है ये बनाए ही उस तरह से जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, आलोचना है इनकी। क्या 12,000 लोग देख रहे हैं, 3,500 लोगों ने लाइक किया, भूल जा तो लाइक शेयर करना। दुख में हो, सही क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इसलिए दुख है? बताओ एक बार फटाफट से बताओ। 77% लोग कह रहे हैं। द एबिलिटीज इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड, यानी कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स। इंट्रापर्सनल है मतलब सेल्फ को जानना, फटाफट से देखो सेल्फ कहाँ है। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, भाई अब एक काम करो, पोल देना बंद कर दो, फटाफट से डिस्कशन करते हैं, आज थोड़ा जल्दी भी है और ये टू द पॉइंट भी है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल नहीं है सवाल। तो अवेयरनेस ऑफ वंस फीलिंग्स एंड नोइंग वंस कैपेबिलिटीज, खुद की ही कैपेबिलिटीज को जानना और खुद की फीलिंग्स को जानना इंट्रापर्सनल में आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछे हैं, मतलब लैंग्वेज चेंज की है, ये टाइप्स में आपको सारे बता चुके हैं ऑलरेडी। एन आर्किटेक्ट, ये तो जहां आर्किटेक्ट मिल जाए, डिजाइनिंग अ सिटी, एन आर्टिस्ट वर्किंग ऑन ए इंट्रिकेट ड्राइंग, ड्राइंग में, डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, इन सब में स्पेशल इंटेलिजेंस लगती है। स्पेशल मतलब दिशाओं को जानने वाली बुद्धि, या एक मूर्तिकार भी होगा, या फिर एक जो गूगल मैप वाली आंटी हैं, दीदी हैं आपकी, उनको भी दिशाओं का ज्ञान जिसको अच्छे से है वो स्पेशल इंटेलिजेंस, या स्पेस को देख के जो आइडिया लगा पाए कहाँ नाक बनेगी, कैसी नाक बनेगी, तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इंडिविजुअल्स हैविंग हाई डैश आर टिपिकली गुड एट रीडिंग, राइटिंग एंड टेलिंग स्टोरीज। यानी ठीक है भाई, उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही होगा, है ना, क्योंकि
करने को वो कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, आपके साथ इतने पंगे नहीं देंगे लिंग्विस्टिक के लिए, फिर इनको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना ही पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स हैविंग हाई डैश आर टिपिकली गुड एट रीडिंग, पढ़ने में अच्छे होंगे, लिखने में अच्छे होंगे, कहानियां सुनाने में अच्छे होंगे। बताइए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सिंपल, लॉजिको मैथमेटिकल नहीं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कि पढ़ना लिखना स्टोरी टेलिंग ये सब अच्छी होगी इनकी, कुछ हद तक मैं अपनी भी मानती हूं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषिक बुद्धि बेहतर होती है, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग पढ़ने लिखने के कौशल में और आपके रीडिंग के कौशल में अच्छे होते हैं, स्टोरी रीडिंग में या टेलिंग में। हार्वर्ड गार्डनर बिलीव्ड दैट, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या माना, कैसा माना, बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन वेरिंग डिग्रीज, ये माना है उन्होंने कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग डिग्री में। भाई आपको म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया गाना सुनने का उदाहरण, हो सकता है मेरे अंदर भाषिक बुद्धि भी हो, लेकिन कौन सी बुद्धि का प्रकार किस डिग्री में है, हो सकता है भाषिक बुद्धि सबसे ज्यादा हो सकता है इंटरपर्सनल सबसे ज्यादा हो, म्यूजिकल भी हो, तो सब में सब कुछ है लेकिन डिग्री का अंतर है, ये बात कह रहे हैं। इंटेलिजेंस इज प्री डिटर्मिन्ड एंड फिक्स्ड, ये बिल्कुल भी नहीं कहते। गार्डनर ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती, या एक सिंगल एंटिटी नहीं है, या कोई आईक्यू स्कोर नहीं है इंटेलिजेंस। ईच इंडिविजुअल पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी कहना गलत होगा। जनरल एबिलिटी यानी एक सिंगल एबिलिटी है, जो कि एल्फ्रेड बिने कहते थे, ये भी गलत होगा कहना। इवन जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी की बात अगर इसी भाषा में बात करें तो स्पीयरमैन ने भी की है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि व्यक्ति में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर चैलेंज द नोशन दैट, इसका जवाब मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली दिया है एक क्वेश्चन में, फटाफट से बताइएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है, यानी किस एक नोशन को चैलेंज किया है अपनी थियोरी में। इंटेलिजेंस एक प्री डिटर्मिन्ड एंड फिक्स्ड एंटिटी है, यानी निश्चित होती है, निश्चित मात्रा में होती है, एक आईक्यू टेस्ट के फॉर्म में आप उसको देख सकते हो, पहले से सुनिश्चित है, बढ़ाया नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट यूनिटरी, ये बात सही है। यूनिटरी थियरी किसने दिया, एल्फ्रेड बिने ने, कि एक सिंगल यूनिट है या एक सिंगल ही टाइप है, ये बात सही है कि ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और यूनिटरी नहीं है। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये बात भी सही है। इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरिंग डिग्रीज, ये बात भी सही है, गार्डनर कह ही रहे हैं 8 प्रकार की बुद्धि दी है। लेकिन ये गलत है, इसी को चैलेंज किया है, इस नोशन को, इस धारणा को चुनौती दी है गार्डनर ने कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। भाई हम बात कर रहे थे ना कल भी, एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईक्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, बट ये तो आईक्यू की बात करते ही नहीं ना, बुद्धि सिर्फ आईक्यू का स्कोर थोड़ी है ना। अच्छा आमिर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कोई बात नहीं कल करेंगे आराम से तसल्ली से, डोंट वरी। इसको टेस्ट की तरह ले लो यार, इसमें तो 2 दिन से, अच्छा साउंड में भी दिक्कत है और मन भी नहीं लग रहा है 2 दिन से है, और इतना वेट भी करवाते हो, क्या हुआ है आजकल आपको। अच्छा कुछ हुआ नहीं है यार, थोड़ा कुछ हद तक व्यस्तता कर लो, सब सारी चीजें एक साथ जीने की करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई कह रहा है कितने बजे का शो है, नहीं बताएंगे, 11:15 पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। देखो एक बार बताओ, एक बार, इंडिविजुअल्स विद डैश डिमॉन्स्ट्रेट एक्सीलेंट रीजनिंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड द एबिलिटी टू इन्फर बेस्ड ऑन पैटर्न्स, यानी कि ये इंडिविजुअल्स में रीजनिंग स्किल्स ज्यादा होती हैं, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, इन्फर कर पाते हैं पैटर्न के बेस पे। बताइएगा। हाँ रिट्रीट का बैच आता है, बैच में क्लास हुई है, मस्त क्लास हुई है। जानवी कैसी बात कर रहे हो यार, आपने अटेंड नहीं कर पाए होगे, बढ़िया क्लास हुई है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो अब पैटर्न में आपको सुन के कंफ्यूजन हो सकती थी, बट वो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। और रीजनिंग स्किल, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, इस तरह की बात आ जाए तो लॉजिको मैथमेटिकल, जो साइंटिफिक या साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस में पाया जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर है, इसमें कुछ खास है नहीं जानने को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जैसे गार्डनर बुद्धि को देखते हैं उसके हिसाब से कौन सी बात सही है। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर है, नहीं, ये आईक्यू के खिलाफ है। इंटेलिजेंस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं कह सकते। इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ
डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। 8 प्रकार की बुद्धि है और ये 8 के 8 प्रकार जरूरी नहीं है हर व्यक्ति में बराबर होंगे, किसी में कोई प्रकार कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। ग्रुप टेस्ट जो है वही बेस्ट तरीका है, ये तो टेस्ट को मानते ही नहीं है बुद्धि को जांचने का सही तरीका। तो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है ये। रजनी इज रियली गुड एट क्रिएटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट्स। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो भी मेंटली इमेजेस को इमेजिन कर सके, डिजाइन कर सके, मैनिपुलेट कर सके, है ना, दिशाओं को समझ सके, समझ जाओ किसकी बात हो रही है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, 3D में समझ सके, मानसिक चित्रण की बात हो गई, है ना, क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस है। सिंपल जवाब, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एवरी इंडिविजुअल हैज, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति में पाई जाती है सेट ऑफ जनरल एबिलिटीज, अ फिक्स्ड आईक्यू, ये तो हम कहेंगे ही नहीं, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट, या 5 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, 8 प्रकार, है ना, 5 नहीं होगा। फिर क्या हुआ, सेट ऑफ जनरल एबिलिटी हो गया कि एक बस वही कुछ बेसिक क्षमताएं हैं, अलग अलग नहीं होंगी, ये बात भी गलत हो जाएगी। डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट्स, यानी अलग अलग मात्रा में भिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होंगी, किसी में म्यूजिकल होगी, किसी में म्यूजिकल भी होगी, और एथलेटिक यानी बॉडी काइनेस्थेटिक ज्यादा होगी, तो अलग अलग प्रकार भी होंगे और अलग अलग डिग्री में होंगी बुद्धि की बात, ये कही है गार्डनर ने। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। पोल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम थोड़ा तेजी में डिस्कस कर रहे हैं, मुझे निकलना भी है, और दूसरा ये है कि आज के क्वेश्चंस जो टॉपिक है आपका, बस लैंग्वेज चेंज करके इन्हीं क्वेश्चंस को, वही 8 प्रकार है, बनने तो 8 ही क्वेश्चन चाहिए थे, बस घुमा घुमा के पूछ लिया है, तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज तो या तो क्लास कैंसिल होती या मूवी, दोनों में से एक को कैंसिल कर देते, बट आज कर सकते हैं। सब व्हाइट व्हाइट लग रहा है आपकी शर्ट की वजह से। अच्छा चलो कोई नहीं, कल से सिर्फ ब्लैक शर्ट। देखिए एक बार बताइए फटाफट से, जवाब दीजिए। व्हाइट नहीं है वैसे। देखिए, तो अगर हम बात करें एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी, स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की भावनाएं, दूसरों का मूड, कितनी बार यही क्वेश्चन घुमा घुमा के लड्डू बना दिया इसका। इंटेंशंस पोजेसेस हायर लेवल ऑफ व्हाट, दूसरों को समझने की बात हो रही है, इंटरपर्सनल। सेल्फ लिखा होता है, इंट्रा हो जाता, ठीक है ना। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक कब होगी, जब सेल्फ लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए आखिरी सवाल, पोल दे दो, इनका मन को शांति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निशा मैम जा रही हैं, आज नहीं जा रही हैं, ऑलरेडी 5 लोग हो गए हैं, अब निशा मैम को ऊपर बैठा के ले जाना पड़ेगा, और 5 लोग भी छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बड़े अडल्ट हैं, और निशा मैम का तो पता ही है आपको सुपर एडल्ट हैं, तो ये तो फिट नहीं हो पाएंगे आज और ऊपर से दूर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, यानी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में, इसलिए आज ये पोल नहीं लगा रही है, मैंने मना नहीं किया इनको, इनका मन नहीं है आज पोल लगाने का, मूवी तो लेके जाते नहीं हो, ये घूम के आ चुकी है नई गाड़ी में, अभी कल परसों इनकी ट्रिप हो चुकी है, थोड़ा घर वालों को देख ले। क्या बोल रही हो, बहुत बढ़िया, हाँ ये घूमती रहती है। बी ऑप्शन कह रहे हैं 79% लोग, बहुत ही बढ़िया। कल थोड़ा जल्दी क्लास शुरू करेंगे, आज फिर से लेट हो गया, ये प्लान अचानक से बना, एक्चुअली मेरे कजन हैं वो भी आए हुए हैं। देखिए, many Ramayana will come and go, but this Ramayana and its characters will always remain in our hearts forever and ever. जय श्री राम। अच्छा ऐसा है कि कुंजन, अब देख के ही बताएंगे, पहले से पहले इतनी बात नहीं। बाकी बी ऑप्शन इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है कि कौन सा एक बुद्धि का प्रकार गार्डनर ने नहीं दिया है। इस बार 2 क्वेश्चन इस तरह के आए कि गार्डनर ने कौन सा प्रकार बुद्धि का नहीं दिया। अभी मुझे गाड़ी में पंचर भी लगवाना है और दूसरी कार गई हुई है, तो देख रहे हो मैं कितना कट टू कट चलती हूँ। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दी है, स्पेशल इंटेलिजेंस दिया हुआ है 8 प्रकार में, म्यूजिकल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसका पार्ट हो जाएगा, वो इंट्रापर्सनल में ही बात हो जाएगी, या कुछ हद तक इंटरपर्सनल में भी चाहिए होगा, लेकिन अलग से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात गार्डनर ने नहीं की है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। देंगे पार्टी, अभी व्लॉग आएगा जल्दी ही न्यू कार का, डोंट वरी। चलिए खैर, बी ऑप्शन आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए ये बता दीजिए। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां जो भी एडमिशंस ओपन होंगे, अभी D+B का बैच आएगा, उसमें एडमिशंस क्लोज्ड हैं अभी, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ स्पेशल भी आएगा। और ये पीडीएफ्स आपकी संडे को, होपफुली संडे को 2-3 छोटे छोटे काम है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि निपटा लूं, मतलब छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं, मुझे जाना है प्रॉपर। 25 आउट ऑफ 24 आ रहे हैं किसी के, तो आप ये कमेंट में बताइएगा, अब इस पर चर्चा कल करेंगे और आगे की बात भी कल करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर आपको दिला जाएगा मजाक मजाक में,
चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, कल मिलेंगे।